बुलेटिन में सबसे पहले बात, भारतीय लड़की पाकिस्तानी लड़का, लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया। लड़की मोहब्बत से फिर गई या लड़का फ्रॉड निकला? गलती किसकी, जिम्मेदार कौन, अभी तक तायुन नहीं हो सका। भारतीय हाई कमीशन से बाहर आकर लड़की अदालत में पेश हुई और कहानी बिल्कुल पलट गई। लड़की ने जबरदस्ती शादी और तशद्दुद किए जाने का इल्जाम लगा दिया। लड़का अपने मौक़िफ़ पर कायम, लड़की का नया मौक़िफ़ आ गया। भारतीय हाई कमीशन ने काम दिखाया या अपनों को पाकर लड़की ने हौसला पकड़ा? भारतीय शहरी उज़्मा ने 506 ज़ाब्ता फौजदारी की दरखास्त दायर कर दी। उज़्मा ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि उसे हिरासा किया गया और ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। वो भारत जाने तक भारतीय हाई कमीशन में ही रहेगी। बुनेर के रिहायशी ताहिर अली और दिल्ली की उज़्मा के दरमियान लव स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। कल तक जिस लड़की पर भारतीय हाई कमीशन में कैद रखे जाने का इल्जाम था, उसने आज पाकिस्तानी अदालत में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। उज़्मा के बयान ने सारी कहानी ही पलट डाली। कहती है कि वो पाकिस्तान शादी करने नहीं आई थी, गन पॉइंट पर शादी कराई गई। जब तक भारत वापस नहीं चली जाती, भारतीय हाई कमीशन में रहेगी। भारतीय शहरी उज़्मा ने 506 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में दरखास्त भी दायर कर दी। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उज़्मा का कहना था कि उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। वो ताहिर अली को झांसा देकर भारतीय हाई कमीशन तक पहुंची। गुज़िश्ता रोज उज़्मा के शौहर ताहिर अली ने इल्जाम लगाया था कि भारतीय हाई कमीशन में उसकी बीवी को कैद किया गया है। अप्रैल में मलेशिया से पाकिस्तान आया और 3 मई को उसकी और उज़्मा की शादी हुई। भारतीय शहरी उज़्मा का मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया बयान सामने आ गया। उज़्मा ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया, उससे तमाम सामान भी ले लिया गया। वो पाकिस्तान शादी करने नहीं आई थी। उज़्मा का मौक़िफ़ है कि उसकी गन पॉइंट पर शादी कराई गई। वहां मौजूद बच्चे ताहिर को अब्बू कहकर पुकार रहे थे। डॉक्टर उज़्मा ने अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबको मिलेगा, कमॉन। वाघा बॉर्डर से लिया है, उसने स्लीपिंग पिल दी है मुझे और मैं रास्ते में सो गई। मुझे नहीं पता कि वो मुझको कहाँ ले जा रहा है। उसने गन पॉइंट पर मुझसे निकाहनामे पे साइन करवाया है। वहाँ पर जाने के बाद, अपने घर पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। गन पॉइंट पर निकाह कराया, बहुत मुश्किल से उसको लालच देकर मैं यहाँ हाई कमीशन तक पहुँची हूँ कि मुझे सेव किया जाए। और हाई कमीशन में मैं अपनी मर्जी से रुकी हूँ, कोई फोर्स नहीं है मुझ पर, जैसे कि इन्होंने फोर्स किया हो मुझे कि आप यहाँ पर रुको। अपनी मर्जी से हूँ हाई कमीशन में। मैं जब तक रहूँगी, जब तक दिल्ली में सेफली ना पहुँच जाऊँ। हाई कमीशन से मैं बाहर नहीं निकलूँगी। दूसरी जानिब ताहिर का भी वीडियो बयान सामने आ गया है, जिसमें उसने उज़्मा से मुलाकात, उज़्मा के पाकिस्तान आने, शादी होने और भारतीय हाई कमीशन तक पहुंचने का मौक़िफ़, अपना मौक़िफ़ बयान किया है। ताहिर अली का कहना है कि वो बुनेर का रिहायशी है और 2002 से मलेशिया में मुकीम है। 2016 में उसकी डॉक्टर उज़्मा से मुलाकात हुई, राब्ते बढ़े और दोनों ने शादी का फैसला किया। ताहिर अली ने यह भी बताया कि वो 17 अप्रैल को मलेशिया से पाकिस्तान आया और उज़्मा 1 मई को भारत से पाकिस्तान पहुंची। मेरा नाम ताहिर अली है। मैं के बुनेर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैं मलेशिया में रहता था 2002 से। 2016 में मेरी मुलाकात मेरी बीवी उज़्मा से हुई 2016 में। उसके बाद वो मुलाकात से के बाद हमारा जो राब्ता रहता था वो रिश्ते में बदल गया और हमने ये फैसला किया कि हम शादी कर रहे थे। उसके बाद 17 अप्रैल को मैं मलेशिया से पाकिस्तान आया। 1 मई को मेरी बीवी उज़्मा इंडिया से आई। 3 मई को हमारी शादी हुई और 5 मई को हम दोनों मिलके ये फैसला किया कि हम इंडिया जा रहे थे। उसके भाई का फ़ोन आया था कि उधर तो शादी हुई, अब आके इधर भी हमने प्रोग्राम वगैरह सेट किया, इधर भी शादी कर ले। तो जब हम इंडियन एम्बेसी पे गए मेरे वीज़े की पता करने के लिए कि इसके पर क्या प्रोसेस है, क्या क्या उनको चाहिए कि हम मुकम्मल करें कागजात, तो उन्होंने मेरी बीवी को अंदर बुलाई और वो अपने पास रख लिया। शाम तक मैंने वेट किया। उसी दिन भी कुछ मालूमात मुझे हासिल नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं है, वो अंदर उन्होंने क्यों बिठाया है। और उसके बाद दूसरे दिन 12:30 बजे पे एम्बेसी वाले जो है वो मुझसे मिल गए और मेरे फ़ोन वगैरह मुझे वापस कर दिया।
इस मामले से मुताल्लिक मजीद ये कि भारतीय शहरी उज़्मा की पुरकर्दा पाकिस्तानी वीज़ा फॉर्म की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। उज़्मा ने पाकिस्तान का विजिट वीज़ा हासिल करने की दरख्वास्त दी। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज, विजिट वीज़ा पर डॉक्टर उज़्मा पाकिस्तान आई, ये बताएगा पाकिस्तान आने की वजह क्या बताई उन्होंने इसमें, और स्पॉन्सर किसकी जानिब से किया गया इनका वीज़ा? जी बिल्कुल, भारतीय शहरी उज़्मा का जो पुरकर्दा पाकिस्तानी वीज़ा की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। उस फॉर्म के मुताबिक जो है वो उज़्मा ने यहाँ पर जो आने की वजह बताई थी, वो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है पर्पस ऑफ विजिट में कि उनकी एक आंटी बीमार है, उनकी जिम्मेदारी के लिए वो पाकिस्तान आ रही है। जो उनकी स्पॉन्सर थे, जो उनके शोहर ताहिर अली हैं, उनके वालिद नज़ीरुर रहमान जो थे, उनके स्पॉन्सर में उनका नाम लिखा हुआ है कि उन्हीं के स्पॉन्सर की वजह से जो है उनको यहाँ पर वीज़ा मिला है। इसके अलावा इस फॉर्म के अंदर वो एच लेडी लिखा हुआ है, डॉक्टर का मेंशन है कि वो लेडी डॉक्टर हैं। एच लेडी लिखा हुआ है, हेल्थ लेडी हो सकती है, नर्स हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर डॉक्टर क्लियर नहीं। वीजा है ये 21 अप्रैल को जो है यहाँ इशू हुआ था। ये वो फॉर्म होता है जब भी पाकिस्तानी शहरी इंडिया का वीजा लेते हैं, उनको भी पाकिस्तान कमीशन की जानिब से एक वीजा फॉर्म इसी तरह दिया जाता है, जिस पर वहाँ मुतलका पुलिस स्टेशन में पुलिस रिपोर्टिंग करानी होती है। और जब इंडियन शहरी पाकिस्तान आते हैं, उनको भी अपने पुरकर्दा फॉर्म की एक कॉपी जो इस वक्त जियो न्यूज़ के स्क्रीन पर चल रही है, उस तरह की कॉपी दी जाती है, जिसके ऊपर अगर पुलिस रिपोर्ट उनको यहाँ पर करनी होती है तो वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट इसी फॉर्म की रोशनी में की जाती है, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीजें लिखी होती है कि इनका स्पॉन्सर कौन है, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, कब ये वीजा इशू हुआ था, तमाम डिटेल इसकी अंदर होती है। ठीक है, वजह विजिट की बताई गई बुनेर में बीमार खाला की तीमारदारी डॉक्टर उज़्मा की जानिब से, और ताहिर अली के वालिद नज़ीरुर रहमान की जानिब से उनका वीज़ा स्पॉन्सर किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफ। इस बारे में मजीद बात करते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोना खान ने हमें ज्वाइन किया है। मोना, आप इस केस को शुरू से कवर कर रही हैं, बताइएगा। उज़्मा ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है, अब उज़्मा को कब तक भारत रवाना किया जाएगा? जी बिल्कुल, उज़्मा ने आज मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। तकरीबन 40 मिनट लगे हैं वो बयान रिकॉर्ड करवाने में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काबिल जिक्र है, जितने भी दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं उज़्मा के बयान हल्फी, निकाहनामा, वीज़ा फॉर्म और इसके अलावा इमिग्रेशन फॉर्म से लेके जो आज बयान हल्फी जमा करवाया है, ये तमाम दस्तावेजात हमारे पास मौजूद है। उज़्मा का जो बयान हल्फी आज मजिस्ट्रेट के सामने जमा करवाया गया है, उसमें उज़्मा की वल्दियत और लिखी गई है। उसमें वल्दियत लिखी गई है उज़्मा की सगीर अहमद, जबकि उज़्मा के जो पासपोर्ट है, उज़्मा के जो बयान हल्फी है, उज़्मा का निकाहनामा है, उस पे उनकी वल्दियत मोहम्मद नौशाद लिखी गई है। ये एक तजाद है उज़्मा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें, क्योंकि उज़्मा ने आज जो बयान हल्फी जमा करवाया है। मोना एक बार फिर से बताएगा, नाम के हवाले, वालिद के नाम के हवाले से क्या तजाद पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, उज़्मा के जो जितने भी दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं, उज़्मा का बयान हल्फी है हमारे पास, उज़्मा का निकाहनामा है, और इसके अलावा उज़्मा का जो इमिग्रेशन फॉर्म है और वीज़ा पेज है, इन सब पे उज़्मा की वल्दियत मोहम्मद नौशाद लिखी हुई है। जबकि उज़्मा ने आज जो बयान हल्फी जमा करवाया है मजिस्ट्रेट के सामने, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, रिटन स्टेटमेंट दिया है, उसमें उज़्मा की वल्दियत सगीर अहमद है, जो कि तजाद है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपकी बर्थ प्लेस सारी एक जैसी लिखी जाती हैं, तो ये तजाद ही आना चाहिए था। लेकिन उज़्मा का जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड हुआ है, उसमें उज़्मा के वालिद का नाम सगीर अहमद है, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और इस बात पे सवाल भी उठ रहे हैं कि वल्दियत तब्दील क्यों हुई है। अगर उज़्मा के पासपोर्ट और उज़्मा के दीगर दस्तावेजात में वल्दियत मोहम्मद नौशाद है, तो मजिस्ट्रेट को जमा कराए गए बयान में, रिकॉर्ड कराए गए बयान में वल्दियत का जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा मोना, ये भी कहिएगा कि जो फॉर्म में दर्ज मालूमात हैं उसके मुताबिक ताहिर अली के वालिद नज़ीरुर रहमान ने उज़्मा के वो स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर किया उसको, तो क्या रिश्तेदार हैं उज़्मा के, वो क्यों स्पॉन्सर किया, इससे मुताल्लिक कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये मलेशिया में ही मिले थे, जिसके बाद दोस्ती होने के बाद जब उज़्मा का पाकिस्तान आने का इरादा बना, तो ताहिर अली ने कहा कि मेरे वालिद चूँकि उनके नाम पर ही है ज़मीन और घर वगैरह, तो स्पॉन्सर करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी लैंड हो, आपका बैंक बैलेंस हो। तो ताहिर के वालिद ने ताहिर के बिहाफ पर उज़्मा को
स्पॉन्सर किया और उज़्मा ने अपने वीज़ा फॉर्म में ये लिखा कि मैं अपनी एक बीमार आंटी हैं उनकी अयादत के लिए पाकिस्तान जाऊंगी। और जब हमने दिल्ली हाई कमीशन में रब्ता किया तो वहाँ पर भी हमारे ज़राए ने हमें यही बताया कि उज़्मा जब वहाँ पर वीज़ा इंटरव्यू के लिए गई थी तो उज़्मा ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था कि वो शादी के इरादे से पाकिस्तान जा रही है, बल्कि उसने वहाँ पर भी यही बयान रखा था कि मैं अपनी बीमार आंटी को देखने जा रही हूँ। और यहाँ पर जब उज़्मा ने अपना जो आज बयान रिकॉर्ड करवाया है उसके मुताबिक ये है कि उज़्मा कह रही है कि जब उसने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया 1 मई को तो उसके साथ ही उसको बेहोश कर दिया गया, जिसके बाद जब वो घर पहुंची तो उसको इल्म नहीं हुआ कि वो कहाँ पे है, क्योंकि इलाका उसके लिए काफी मुख्तलिफ था और वहाँ पर जो बोले जाने वाली ज़बान थी वो ज़ुबान भी उज़्मा की समझ से बाला। लेकिन अब इसमें भी होना बहुत से सवालात इस तरह से भी उठते हैं कि पाकिस्तान आने से पहले क्या उज़्मा की जानिब से ये देखा नहीं गया होगा वो कहाँ जा रही हैं, और ख़ासतौर पर बुनेर के इलाके के बारे में ये बताएगा हमें कि ये इसका पस मंज़र थोड़ा सा बताएगा कि किस तरह, अगर अब जो बयान सामने आ रहा है उज़्मा का कि इनको जिनसी तौर पर हिरासा किया गया, ज़बरदस्ती निकाह किया गया, उसके बाद ये ताहिर को किस तरह कायल हो गई हाई कमीशन लेके जाने पर, कैसे कायल कर पाई? ये काफ़ी सवालात इस हवाले से हैं जो उठ रहे हैं और कुछ सवालात के जवाब हमने हासिल किए हैं, कुछ के अभी बाकी हैं। उज़्मा की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उज़्मा का ये कहना है कि ताहिर जो है वो ज़रा लालची तबीयत का आदमी था, तो इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए उज़्मा ने ताहिर से ये कहा कि मेरे भाई ने इंडियन हाई कमीशन में कुछ रकम भेजी है हमारे लिए, वो हम लेने के लिए जाएंगे इस्लामाबाद। चूँकि उज़्मा का वीज़ा तो सिर्फ बुनेर का था, वो अकेली नहीं जा सकती थी क्योंकि वो एक भारतीय शहरी है और उसको जिस इलाके का वीजा दिया गया है अगर वो उस इलाके से किसी दूसरी जगह जाएगी तो इमिग्रेशन के मसाइल पैदा होंगे। इसलिए उज़्मा ने अपने साथ ताहिर को आने के लिए राजी किया कि किसी तरह से वो इंडियन हाई कमीशन पहुंच सके, और इंडियन हाई कमीशन पहुंचने के बाद उज़्मा ने वहां पर मोना ये भी बताइएगा, एक तजाद ये भी है कि जब निकाह हुआ उज़्मा का ताहिर से तो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, कोर्ट में निकाह हुआ, ताहिर ये बताता है, तो उस वक्त पूछा गया कि कोई जबर तो नहीं किया जा रहा, जबरदस्ती आपसे तो नहीं ये कराया जा रहा, तो उस वक्त उसने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। जी बिल्कुल, जो ताहिर का बयान है उसके मुताबिक और जो वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनके मुताबिक भी यही कहा जा रहा है कि उज़्मा उस वक्त ज़बरदस्ती का कोई उनसर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उज़्मा का ये कहना है कि उसको पहले ही इतना हरासा किया जा चुका था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो निकाह करती वहाँ पर और फिर उसके बाद किसी तरीके से उसको बहला फुसला कर इस्लामाबाद तक पहुँचती। उज़्मा का ये मौक़िफ़, ताहिर का ये मौक़िफ़ है कि उज़्मा को उसकी शादी का भी इल्म था, उसके बच्चों का भी इल्म था, इसके बावजूद वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई है और उसको शादी पर भी एतराज नहीं था। दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उज़्मा का मौक़िफ़ है कि ज़बरदस्ती हुई, ताहिर का मौक़िफ़ ये है कि ज़बरदस्ती नहीं हुई, और इस हवाले से मामला अब अदालत में अच्छा, एक और सवाल है मोना खान, एक और सवाल, जब निकाह इनका हो रहा था तब ID कार्ड्स कोई चेक किए गए? क्योंकि आपने कहा कि बयान हलफी जो जमा कराया मैजिस्ट्रेट के सामने उज़्मा ने, उसमें वल्दियत सगीर अहमद और निकाह नामे पर मोहम्मद नौशाद, तो ID कार्ड तो पेश किया गया होगा ना जब निकाह हो रहा था? देखा नहीं उस वक्त कि क्या वल्दियत है? जी, यहाँ पे भी अभाम पाया जा रहा है। यहाँ पर जो निकाह नामा है, निकाह नामे में उज़्मा की जो वल्दियत है वो मोहम्मद नौशाद है, जो कि बाकी में उनके जो दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक ये वल्दियत मैच करती है। लेकिन उज़्मा के नाम के सामने तो उज़्मा का पासपोर्ट नंबर लिखा गया है, चूँकि वो भारतीय शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो उनका तो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं है। जबकि उज़्मा के वालिद मोहम्मद नौशाद के सामने जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा गया है वो उनका नहीं, बल्कि वो ताहिर के वालिद नज़ीरुर रहमान का शनाख्ती कार्ड नंबर मोहम्मद नौशाद के नाम के सामने लिखा गया है, जो कि शायद ये फिल करने वाले ने शायद इतनी उजरत का मुजाहरा किया कि वो फॉर्म भी ठीक से फिल नहीं कर पाए, या प्लान था। इस हवाले से भी कुछ काफी अभाम है, क्योंकि जो निकाहनामा का फॉर्म है उसमें उज़्मा के वालिद मोना हमारे साथ ही रहेगा। ये हम अपने नाज़रीन को इस वक्त दिखा भी रहे हैं वो दस्तावेजात जहाँ निकाहनामे, इमिग्रेशन फॉर्म और दीगर दस्तावेजात पर उज़्मा के वालिद का नाम वल्दियत में मोहम्मद नौशाद लिखा हुआ था, और जो बयान हलफी सामने आया वो भी आप अपने TV स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें नाम मुख्तलिफ है, उसमें वालिद का नाम सगीर अहमद है। मोना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे उज़्मा की उम्र क्या है, अगर आप ये तफसील बता सकें। और हमें आपसे कुछ देर पहले अयाज बता रहे थे कि इनके एक फॉर्म पे एच लेडी लिखा हुआ है, तो क्या ये बाकायदा तौर पर डॉक्टर हैं या कोई हेल्थ वर्कर हैं इसके अलावा? और ये भी जानना चाहेंगे इनके भाई की जानिब से इनको मशवरा दिया गया कि हाई कमीशन में आप किसी अदनान नामी शख्स से मिलें, क्या इन लोगों का पहले पाकिस्तान आना जाना रहता था इससे कबल?
नहीं, ये उज़्मा के मुताबिक ये उज़्मा का पाकिस्तान का पहला विजिट था। उज़्मा 28 साल की हैं उनके तमाम तर दस्तावेजात के मुताबिक, और जो जहाँ तक बात है उनके डॉक्टर होने की, तो इस हवाले से ताहिर ने जो पहले बयान दिया था, ताहिर का ये कहना था कि उज़्मा डॉक्टर है, लेकिन चूंकि ताहिर खुद अनपढ़ है, उसको नहीं था कि वो डॉक्टर है या हेल्थ वर्कर है, वो कुछ उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाया। लेकिन जो उज़्मा के जो दस्तावेजात है इमिग्रेशन के, उस पे हेल्थ वर्कर लिखा गया है, जिससे यही साबित होता है कि वो हेल्थ वर्कर है या हेल्थ विजिटर है, मतलब मेडिसिन के शोबे से ताल्लुक है, लेकिन शायद वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोना खान हमें तफसीलात बता रही थी, अब तक सामने आने वाली तफसीलात और इस पूरे केस को फॉलो अप इसका करती रही हैं मोना खान। ये आप जो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये वो दस्तावेजात हैं जो उज़्मा की निकाहनामे, इमिग्रेशन फॉर्म में और दीगर दस्तावेजात में मुख्तलिफ वल्दियत दर्ज है, जहाँ पर वालिद का नाम मोहम्मद नौशाद है, और बयान हलफी जो अदालत में इनकी जानिब से कहा गया उज़्मा की जानिब से, उसमें वालिद का नाम सगीर अहमद है। बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे और आपको खबर देंगे बनीगाला मनी ट्रेल के मामले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। इस बारे में बनीगाला की जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए रकम कहां से आई, इस बारे में अदालत की जानिब से जवाब तलब किया गया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। सिद्दीकी साहब, कहिएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या डेवलपमेंट हुई है? जी हाँ शुएब, जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को मिस डिक्लेरेशन पर नाअहल करार देने के लिए हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त की समाअत हो रही है। तो हनीफ अब्बासी की तरफ से एक मुतफरिक दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जमाइमा खान, इमरान खान और राशिद खान के अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो दाखिल की जाएं, क्योंकि इससे ये वाज़ेह नहीं होता कि इमरान खान का जो ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने बनी गाला की रिहाइश जो जायदाद है 300 कनाल 5 मरले, उसकी फरोख्त के लिए, उसकी खरीदारी के लिए पैसा जो है वो कहाँ से आया, उसका जो जरिया है वो गैर वाज़ेह और मुबहम है। और इस हवाले से उन्होंने ये मुतफरिक दरख्वास्त दाखिल की है कि बनी गाला की जायदाद के लिए पैसा कहाँ से आया, इसकी मनी ट्रेल वाज़ेह नहीं है। इस हवाले से इमरान खान, राशिद खान और जमाइमा खान के जो बरतानिया के अंदर अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स हैं, उनकी तफसीलात जो है और ये जो मुद्दत है वो ये है कि 2001 से लेकर के 2005 के दौरान जो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स के गोशवारे हैं और वो जो है उनकी तफसीलात अदालत के अंदर दाखिल की जाए। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख एडवोकेट का मौक़िफ़ ये था कि जो रकम जिसको कहा गया कि जमाइमा खान ने बतौर से उधार ली गई थी, दरअसल वो रकम इमरान खान की है, और इमरान खान ने ये रकम जो है उसको मनी लॉन्डर करने के लिए, यानी कि पैसे की धुलाई के लिए इस्तेमाल किया है। ये तरीका का, क्योंकि जो सोर्स है वो गैर वाज़ेह है, तो इस हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था कि ये मिस डिक्लेयर किया गया है। तो अब इस मुतफरिक दरख्वास्त दाखिल करके ये तमाम दस्तावेजात जो हैं वो इमरान खान से तलब करने की दरख्वास्त की गई है, जिसके ऊपर नोटिस जारी हुए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को नोटिस जारी किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान को अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि खान साहब बहाने बनाकर पंजाब में वजीर आजम और वजीर आला के काम देखने जाते हैं। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से भागने के लिए छोटी छोटी जो जलसियां करके वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। खान साहब बहाने बनाकर वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी असल में देखने जाते हैं। खान साहब सियालकोट में जाकर काम क्या होता है, लोगों की खिदमत क्या होती है, कारकर्दगी क्या होती है, लोगों से मोहब्बत क्या होती है, जाकर पता तो चला होगा, नज़र तो आया होगा, थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होगी। और नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का बयान भी आया, जिन्होंने कहा कि खान साहब आप टैक्स चोरी, बेनामी अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग के मुर्तकिब हुए, आपका असली चेहरा कौम के सामने लाया जाएगा। नवाज शरीफ अदालत से सुरखरू होंगे। इमरान खान का असली चेहरा दिखाने के लिए किसी JIT और कमीशन की जरूरत नहीं। ये जो फसादी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बाहर निकल रहे थे, इन फसादियों के अगर आज चेहरे आप देखते हैं तो आज रंग उड़े हुए थे। आज किसी चीज का जवाब नहीं था।
कल इनके पास अगर आप देखें तो पार्टी फंडिंग, फॉरेन पार्टी फंडिंग का कोई जवाब नहीं था। आज बेनामी का, बनी गाला का कोई जवाब नहीं है, ऑफशोर कंपनियों का कोई जवाब नहीं। और ऑफशोर कंपनियों के अंदर बहनें जैसे बाहर उनकी जायदादें हैं दुबई के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर, और उनकी बहनों के पास उनकी मनी ट्रेल मौजूद नहीं है। आज फिर तीनों की तीनों बहनें जो हैं वो ऑफशोर कंपनियों के अंदर से निकल आई हैं। 3 कंपनियां और निकल आई हैं और पूरी की पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व निकल आई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि वो JIT की खुफिया कार्रवाई को तस्लीम नहीं करेंगे। JIT की कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए। जबकि नईम उल हक कहते हैं कि नवाज शरीफ मॉडल टाउन में अपने भाई को बचा रहे हैं, डॉन लीक्स में बेटी को बचा रहे हैं और पैनामा केस में खुद को बचा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मॉडल टाउन की रिपोर्ट को भी छुपा लिया था क्योंकि उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा निहत्थे और मासूम शहरियों का कत्ल जो है वो इनके भाई पर इल्ज़ाम आया था। वहाँ ये अपने भाई को बचा रहे हैं, यहाँ ये अपनी साहबजादी और साथियों को बचा रहे हैं, पैनामा में ये अपने आप को बचा रहे हैं। तीनों जगह ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी के और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हो रहे हैं। जहाँ तक इन केसेस का सवाल है, सारी दुनिया जानती है कि पैसे के मामले में इमरान खान की दयानत जो है उसके दुश्मन भी उसका एतराफ़ करते हैं। हमने 2 मुतालबे अपने सामने रखे हैं। एक तो हमने ये कहा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो बयानात हैं वो टेलीविज़न के ऊपर बराह रास्त जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो वो सामने चलने चाहिए। और जो तमाम तर तफसीलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारे साथ शेयर की जाए ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। अभी आपको बराह रास्त सियालकोट लिए चलेंगे जहां पर ज़हीन तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब जारी है। वज़ीर आला पंजाब खिताब कर रहे हैं। शरीफ की आमद से पहले ये 1,15,000 पूरे पंजाब में तकसीम होने चाहिए और सिर्फ मेरिट पर तकसीम होने चाहिए ताकि मेरिट जो है वो इस मुल्क में एक ऐसा सिक्का बन जाए कि जिसको कभी कोई हुकूमत आए या जाए मेरिट के सिक्के को वो ना बदल सके। ये शहर बड़ा अजीम शहर है। ये शायर मशरिक का शहर है, अल्लामा इकबाल का। ये फैज़ का शहर है। ये ख्वाजा मोहम्मद सफदर का शहर है जो एक बड़े अजीम इंसान थे और बहुत एक नेक और पारसा और ऑनेस्ट इंसान थे। इस शहर ने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। मैं यहां पर यह कहने आया हूं आपको कि इसके इवज़ हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि जो कुछ हम पाकिस्तान के लिए ना कर सके वो कौम आपसे तवक्को करती है कि आप पाकिस्तान के लिए करेंगे। आप पाकिस्तान को गुर्बत की अथाह गहराइयों से निकालेंगे। आप पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आप पाकिस्तान का झंडा जो है वो कासा बलांका से लेकर कोलंपुर तक आप उसको लहराएंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर होगी और ये कशकोल जो है सही मानों में इसका खात्मा आप करेंगे कि ये हुनर और ये गैजेटरी जो आपके हाथ में है ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक ऐसे दौर में लेके आएगी जिसके जरिए हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और एक अमन का गहवारा बनाएंगे। आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसका रास्ता बदल दिया है। तारीख का धारा बदल चुका है। 52-55 अरब डॉलर का ये मंसूबा जिसमें बेशुमार बिजली के मंसूबे हैं, जिसमें बेशुमार ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, जिसमें गवादर पोर्ट है, ये सारे मंसूबे दिन रात इनके ऊपर काम हो रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ की लीडरशिप में मैं आपको मेरे प्यारे और अजीम बच्चों और बच्चियों मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर ये मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मुखातिब करते हुए वो कह रहे थे कि आप हमसे बेहतर काम करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। और अब बराह रास्त इस्लामाबाद चलते हैं जहां चेयरमैन पैमरा अबसार आलम इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं। पैमरा उन जिम्मेदारियों को आइन और कानून के मुताबिक और अपनी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे
काम में इतने ज़्यादा मसाइल हैं और इतनी रुकावटें हैं कि हम अब महसूस करते हैं कि जब तक पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे जो हैं, पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और पाकिस्तान के जो एग्जेक्टिव है, वो हमारा साथ नहीं देंगे या हमारे रास्ते की रुकावटें नहीं हटाएंगे, तो पैमरा अपना काम नहीं कर पाएगा। सेक्शन 33A जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हमें इख्तियार है, उस इख्तियार के तहत मैंने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है। सेक्शन 33A हमने इन्वोक किया है और उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे पैमरा की आइन और कानून के मुताबिक मदद करने के पाबंद हैं। और हमने ये मदद वफाकी हुकूमत से इसलिए मांगी है, जिसका मैं अभी आपसे कुछ ही देर में इजहार करने लगा हूँ, कुछ चीज़ें आपसे शेयर भी करूँगा, और इसलिए मांगी है ताकि हम अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मैंने ख़त लिखा है और उनसे गुजारिश की है कि हमारे जो केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन केसेस के बारे में कोई फ़ैसला किया जाए और थोड़ी सी उनकी रफ़्तार को तेज़ किया जाए, क्योंकि हम जो भी फ़ैसला करते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं, वो फौरी तौर पर कोर्ट्स में चैलेंज हो जाता है। यहाँ तक कि अब शो कॉज नोटिस भी, उस पर भी कोर्ट्स ने स्टे ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं। तो अगर ये सिचुएशन रही, मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा कि हमारे पास, हमने पिछले साल में, जो मैंने 1 साल 5 महीनों की जो बात की है, हमने 357 एक्शन लिए हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल के ख़िलाफ़। एडवाइसेस इसमें शामिल नहीं हैं, एडवाइसेस डाल के ज़्यादा होंगे, और उनमें से 333 कोर्ट्स में चैलेंज हुए हैं, उनमें से सिर्फ कुछ का फ़ैसला हुआ है। तो मेरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उस ख़त के ज़रिए इल्तिजा है कि वो हमारे इन केसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए कोई लाएअमल मुरतब करें। हम उनके पास एक पटिशन लेके भी जा रहे हैं इसी इशू पे, ताकि पैमरा की जो इख्तियार है उसको इतना महदूद कर दिया गया है कि पैमरा एक रेगुलेटर के तौर पे अब पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, और कंट्रोल सिर्फ उस कानून और आइन के तहत करना है हमने, जो हमें दिया गया है। और उस कोड ऑफ कंडक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट का अपना नाफिज करता है, हम उस कोड ऑफ कंडक्ट को भी नाफिज नहीं कर पा रहे, क्योंकि पैमरा का इख्तियार अमली तौर पर हाई कोर्ट्स के पास जा चुका है। इसके बाद एक ख़त मैंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को लिखा है। उनको मैं, नए चीफ़ आए हैं, फ़ौज और कौम पूरी उनसे बहुत मोहब्बत करती है, उनसे बहुत तवक्कुआत हैं, और उन्होंने बहुत खामोशी से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और वो काम ऐसे हैं जो तारीख़ में लिखे जाएंगे। लेकिन हम महसूस करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें फ़ौज का एक बहुत बड़ा रोल है पार्लियामेंट के साथ साथ, और ऑपरेशन रद्दुल फसाद उस वक्त तक अपनी सही रूह के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एलिमेंट्स नेशनल एक्शन प्लान पर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के ऑब्जेक्टिव्स पर, पाकिस्तान के आइन पर और कोड ऑफ कंडक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का नाफिज करता है उस पर अमल नहीं करते। क्योंकि इसकी वजह से जो जहन साजी हो रही है कुछ टीवी चैनल्स की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, और उससे जो इस माशरे में, इस रियासत के इदारों के दरमियान जो तफरीक पैदा की जा रही है, और जो लोगों के जहनों में और ज़ुबानों में जो जहर उंडेला जा रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी फिर पैमरा पे ला दी जाती है। हम अगर फहाशी के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं, शर अंगेज़ी, नफ़रत फैलाने वाले अल्फाज के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं, तो कोर्ट्स उस पर स्टे ऑर्डर दे देती हैं, और जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है वो हमें तनकीद का निशाना बनाता है। जब हम फौज ड्रामों पे, फौज गानों पे एक्शन लेते हैं, तो जो लिबरल हैं वो हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, उस पर भी कोर्ट्स स्टे ऑर्डर्स दे देती हैं, और लेकिन तनकीद का निशाना पैमरा बनता है। यहाँ तक कि अगर कहीं पे पैमरा एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम करता है, ये बड़ी अहम बात है जिससे मेरी आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिंक्ड है, जहाँ पैमरा पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम करता है। अगर किसी और पाकिस्तान के इदारे की या मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी है कि वो कोई काम करे और उसका हमें वो
ऑर्डर करे कि ये हमने काम किया है, अब आप इसके मुताबिक अमल करें, हम वो करते हैं पोस्ट ऑफिस के तौर पे, हम वो ऑर्डर आगे ले जाते हैं, उस पर भी पैमरा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ तनकीद का, बल्कि हमारे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबर्स की ज़ात पर हमले शुरू हो चुके हैं। मेरी ज़ात पर 1 साल 5 महीने से इल्ज़ामात लगते रहे, मेरे आने से पहले मुझ पर इल्ज़ामात लगते रहे, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ एक इदारे के सरबराह के तौर पे मुझे सब फेस करना है और मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब सिचुएशन बहुत तशवीशनाक हो चुकी है, अब बात इससे आगे चली गई है। मेरे पे तनख्वाह का इल्ज़ाम लगाया गया बहुत ज़्यादा है। मैंने पिछले साल 82 लाख रुपया इनकम टैक्स अदा किया है 1 साल में, मेरी अपनी आमदनी से। इससे आने से पहले मैं शायद इससे ज़्यादा कमाता था। मुझे ये कहा गया कि एक NGO के लिए काम करता था, मैंने कभी जवाब नहीं दिया इस बात का। लेकिन पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की क्लियरेंस के बाद वो NGO काम करती है, और उस NGO ने बोस्निया के मुसलमानों के लिए काम करना शुरू किया था, तब वो बनी थी NGO 1992 में, और फिर आज भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद वही NGO कर रही है। पाकिस्तान में वो जो कुछ कर रही है उसकी एक एक डिटेल ISA को जाती है, MI को जाती है, IB को जाती है, SCCP को जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है, इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न को जाती है, और FBR को जाती है, और उसके बाद उनका ऑडिट होता है एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल। कोई कानून के ख़िलाफ़ एक एक्शन भी नहीं हो सकता, लेकिन तनकीद की गई, मैंने कभी जवाब नहीं दिया और ना ही मैं दूंगा। सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात करना चाहता हूँ। लेकिन अब इशू ये है कि अब कुछ लोग पैमरा के एम्प्लॉयज़ को थ्रेट कर रहे हैं। मैं आपसे शेयर करूँगा आज वो इन्फॉर्मेशन, वो लोग कौन हैं हमें इसका नहीं पता, लेकिन थ्रेट्स आई हैं। और मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, मैं पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो ज़िम्मेदारान हैं इसके पीछे वो आवाज़ बदल के बोल रहे हैं या वो जो भी तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं उनको कटहरे में लाया जाए, वरना पैमरा के लिए काम करना नामुमकिन हो जाएगा। मैं अपनी ज़ात पे तनकीद बर्दाश्त कर सकता हूँ। जब मैंने आपको बताया कि जब हमने हेट स्पीच के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, जब हमने शर्मंगेज़ी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जो आइन के मुताबिक है, जो नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक है, जो सुप्रीम कोर्ट का नाफिज करता है, तो मेरे ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसका मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। उसको नामूसे रसालत से जोड़ा गया, इतनी ख़तरनाक गुफ्तगू की गई और करवाई गई। मेरी भी फैमिली है, पैमरा एम्प्लॉयज़ की भी फैमिलीज़ हैं, और मैं एक ज़ाती बात जो कभी शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं वो एक्टर नहीं हूँ जो TV चैनल पे बैठ के पैसे लेके लोगों के ख़िलाफ़ फतवे दे। मेरे 2 भाई सगे तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में शहादत पा चुके हैं, और ये मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आज इसलिए बताना चाह रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस चीज़ को, हमारे एक्शंस को लिंक करते हैं सेक्टेरियनिज़म के साथ या मज़हब के साथ। मेरी माँ आज भी हयात हैं और वो अपने उन बच्चों को याद करके आज भी रोती हैं। मुझे ये बताया जाता है कि इस्लाम क्या है और नामूस रसालत क्या है, जिसने अपने भाइयों को इस बचपन में उठा के कब्र में डाला। मैंने ये सब बातें नहीं की 1 साल 5 महीने में, मैंने सबकी बातें सुनी हैं, और मैं सबको ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो ये बातें करते हैं। और उनके क्या, मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मैं नेक इंसान नहीं हूँ, लेकिन हमेशा अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ मैंने ईमानदारी से अदा की हैं, उस पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मेरे साथ जिन्होंने काम किया है वो मुझे जानते हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब और तशवीशनाक हो चुकी है कि अब ये मेरे एम्प्लॉयज़, पैमरा एम्प्लॉयज़, मेरे ऑफिशियल्स, मेरे टीम मेंबर्स और उनकी फैमिलीज़ की जान को ख़तरा है। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे लिए काम करना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। अगर पैमरा जो स्टेट का इदारा है, जो स्टेट के बिहाफ पे काम करता है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम करता है, अगर उसके एम्प्लॉयज़ को इस तरह डराया धमकाया गया और उनको इस तरह थ्रेट्स आए और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं ज़िम्मेदारान से पाकिस्तान के जितने भी हैं उनसे ये तवक्को करता हूँ कि वो पाकिस्तान का एक इदारा जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मीडिया का रेगुलेटर है, मीडिया पाकिस्तान का चौथा स्तून है, इसका रेगुलेटर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको इस तरह कॉर्नर कर देना,
अदालतों के सामने झूठ बोल बोल कर, अदालतों को हकायक छुपा कर और फिर उस स्टे ऑर्डर के पीछे सालों सालों छुपे रहना, फिर पैमरा अपना काम नहीं कर सकेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक ऑडियो कॉल सुनवाना चाह रहा हूँ जो कुछ दिन पहले हमारे एक ऑफिशियल को आई है, और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जिसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। हमें नहीं पता वो कॉल किसने की है। मेरी दरख्वास्त और अपील है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इसकी तहकीकात की जाएँ। और मैं ये फ़ोन कॉल्स, ये ऑडियो कॉल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नॉलेज में ला चुका हूँ, उनके ऑफ़िस के और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफ़िस के नॉलेज में ला चुका हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं इसी इशू को लेकर, और हम अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी टीम मेंबर्स की जान को या उनके फैमिली मेंबर्स की जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। जिस तरीके से नफ़रत अंगेज़ी पर मबनी मवाद कुछ टीवी चैनल और कुछ एंकर्स नशर कर रहे हैं, और जिस तरह इस माशरे के लोगों के जहनों में वो जहर घोल रहे हैं और जो लोगों की ज़ुबानों पे जहर दे रहे हैं, ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। ये सब हमारी सब की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल चुका है, और ये रवैया सिर्फ हमारे ऊपर नहीं रहेगा, ये बारी बारी सब इसका शिकार होंगे। इसलिए पाकिस्तान के इन तमाम पिलर्स को ये डिसाइड करना होगा कि हम इस मुल्क को किधर ले जाना चाह रहे हैं। क्या हमने इस रियासत को रियासत बनाना है? क्या हमने इस रियासत को मजबूत करना है? क्या हमने ऐसे एलिमेंट्स को जिस माशरे में इंतशार फैला रहे हैं और उनकी जेबों में दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं, क्या वो इस माशरे के तमाम इदारों को हमेशा आपस में लड़ाते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे? अगर कुछ नहीं करना, अगर पैमरा का इख्तियार सब ने अपने पास रखना है, तो पैमरा को फिर बंद कर दिया जाए ताकि हम भी कुछ और काम करें। तो ये मैं इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं ये अपील कर रहा हूँ फिर एक बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से भी, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, और वफाकी वज़ीर दाखिला से भी, कि वो इस मामले की तहकीकात करवाएं और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाएं कि उन्होंने रियासत के एक इदारे के लोगों को इतनी धमकियां देने की ज़रूरत क्यों की। अगर रियासत अपने एम्प्लॉइज़ के लिए आज नहीं खड़ी होगी, तो कल रियासत के एम्प्लॉइज़ भी रियासत के लिए खड़े होकर अपनी जान कुर्बान नहीं करेंगे। ये ज़रा सुनाइएगा। जी पंचायत जो भी है, एक तो मैं आपसे यही कहना था, कल आपने अच्छा नहीं किया मतलब चैनल बंद करा के। आपको बताया था कि चैनल बंद नहीं करा था, ठीक है। उसके लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर ना आके वो जिस स्पीड से आपने बंद कराया था ना, उससे ज्यादा स्पीड से आपने खुलवाना है। ठीक है, तो मैं अभी 5 मिनट में इंस्पेक्टर्स को मैं कॉल करके कंफर्म करूंगा कि आपकी कॉल में आई है खोलने के लिए नहीं। नौकरी आपकी सरकारी है, ठीक है, आप किसी के जाती गुलाम नहीं है। ये जो पॉलिटिकल बेसिस है, वो कल भी बताया, जो पॉलिटिकल बेसिस पे चैनल बंद हो रहे हैं ना, ये भुगतना आपको पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में तो आगे फेंकना है बाहर, मैंने कल भी आपसे की थी। हमें तो जो ऑर्डर मिला था ना, हमने फिर कन्वे किया है कहीं अभी आप सुनी करें और चैनल ऑपरेटर को कॉल करें, ठीक है। 5 मिनट में अपने कॉलेज शुरू हो जानी चाहिए आपकी, और सबसे पहले लोकल वाले को कॉल करें, जुपिटर वाले को। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैं कंफर्म करूंगा कि कॉल अगर नहीं आती तो फिर आपको बुराई करवानी, गिना नहीं करना कि मेरी टांगें टूट गई, मेरा मुंह फट गया कहीं से। ठीक है। आजकल वैसे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है, कोई गाड़ी टक्कर शिकर मार के तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? ठीक, थैंक यू। ये है सूरत हाल। हमें नहीं पता ये शख्स कौन है, और हमें ये शक है कि ये शख्स ज़ाहिर है जिसके लिए
कह रहा है उनका हो सकता है कोई हमदर्द हो, उनका मुलाजिम हो, मुलाजिम भी है, तो स्टेट के इदारे के एक ऑफिशियल को जो अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है उसको इस तरह थ्रेट देना, ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड क्रॉस किया जा रहा है जिसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूं कि मैं अपनी टीम मेंबर्स का उनको प्रोटेक्ट करूं। ये सिर्फ एक चीज़ आपको सुनवाई है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इतलात हैं, एविडेंस भी है, और हम वक्तन फ़वक्तन जहाँ पे हमें बताना चाहिए हम बताते भी रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब हम महसूस कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल कोने से लगा दिया गया है और हमारे लिए इन हालात में काम करना नामुमकिन हो गया है। तो जब तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मुलाकात की, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल सका, इसलिए मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले की तहकीकात की जाए और जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इसके पीछे जो भी इस आवाज़ को बदल के बोल रहा है और जिनके लिए भी वो काम कर रहा है, वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे लेता, ना किसी चैनल का, ना उसके सेठ का, ना उसके मुलाजमीन का, लेकिन पैमरा एक रियासत का इदारा है और रियासत के सब इदारे काबिल एहतराम हैं, और उन इदारों में काम करने वाले अगर वो अपने कानून और आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं तो वो भी काबिल एहतराम हैं, और अगर उनके काम पे, उनके एक्शन पे, उनके फ़ैसले पे किसी को एतराज़ है तो हाई कोर्ट्स हाजिर हैं, सुप्रीम कोर्ट हाजिर है, महज़ब तरीक़ों से, जमहूरी तरीक़ों से, आइनी तरीक़ों से उसको फ़ाइट करें, बजाय इसके कि टीवी चैनल्स पे हेट स्पीच की जाए और लोगों को भरा जाए, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा की जाए, इस मुल्क की वहदानियत के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इस रियासत के इदारों को आपस में लड़वाने की बार बार कोशिश की जाए। इसके लिए मैंने आपसे अपील करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि इस मामले की तहकीकात की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं होगा। एक वन बाई वन सबका जवाब दूंगा, वन बाई वन। बड़ी बात की यहाँ पर आके प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को आपने किया। आप एक रियासती इदारा हैं, क्या आपका ये नहीं था कि आपके जो मुतल्लिका फोरम्स थे, FIA है, पुलिस है, आपने इसकी FIR लॉन्च करवाई? सेकंड, आपने कहा कि बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो आपके साथ ताउन नहीं कर रहे। वो कौन से इदारे ऐसे हैं कि जो आपके जो भी ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे, आपके साथ अमल दरामद नहीं कर रहे, और किस वजह से नहीं कर रहे, उस वाले से आप क्या कहें? देखिए, अथॉरिटी हमारी एक हद तक है, हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है अथॉरिटी अपनी कायम करने के लिए। आइन और कानून के मुताबिक हम एक फ़ैसला जारी करते हैं, उस फैसले पे सबसे पहले अमल दरामद करना उस चैनल की जिम्मेदारी है जिसके बारे में वो फैसला हुआ। अगर वो उस पर अमल नहीं करना चाहते, उन्हें अदालत में जाना चाहिए, अदालत उस पर जो भी फैसला करे हमारी सर आँखों पर। और उसी पे मैंने कहा है कि अदालतों में फ़ैसले बहुत देर तक मुलतवी रहते हैं, जिससे ये तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा, हम तमाम जितने भी फोरम हैं सबको हमने एतमाद में लिया है, हम जितनी कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा है कि हमें अभी तक यही नहीं पता चला कि वो कॉल का नंबर क्या है। जब हमें ये चीज़ें पता चलेंगी, हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले की तहकीकात हो और पैमरा जो एक रियासत का इदारा है उसके काम करने पर जो उसकी रुकावटें हैं जहाँ से भी हैं, मेरा ख्याल है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी सेठ के मुलाजिम हैं और वो हमें तंग करने के लिए कर रहे हैं। जी, ये वाज़े है कि आप एक तो हमारे सामने से हैं, आपको थ्रेट हम समझेंगे कि हमें भी थ्रेट है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कवानीन के मुताबिक आप देखें कि आपने ये किसको समझ रहे, आपका उसका नाम क्यों नहीं ले? जी, मैं स्पेकुलेट मैं देखें, मैं बताता हूँ, मैं जितनी दफा आपने सवाल समझ आ गया, जितनी दफा आपने अपील की है, 14-15 दफा आपने चीफ जस्टिस का नाम लिया, आर्मी चीफ का नाम लिया, इससे बेबसी आपकी नजर आ रही है। चलें, आप अगर बेबस समझते हैं हमें तो आप बेबस समझ लें, लेकिन मैं अकाउंटेबल हूँ
अपने जिन लोगों के बिहाफ पे मैं काम करता हूँ, व्यूअर्स के लिए, आवाम के सामने मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं आपके सामने अकाउंटेबल हूँ, मीडिया के सामने। मैं आपसे मैं हमेशा चीज़ें शेयर की हैं, ट्रांसपेरेंसी रखी, हमने ट्विटर अकाउंट खोला, मैं सब चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हम फहाशी के ख़िलाफ़ एक्शन लें तो एक साइड हमें तनकीद करती है, अगर हम नफ़रत अंगेज़ मवाद के ख़िलाफ़ एक्शन लें तो दूसरी साइड तनकीद करती है। कोई ये नहीं देखता हमारे मसाइल क्या हैं, हमारी रुकावटें क्या हैं। आज सब कुछ मेरे सामने ले आया हूँ। अगर पैमरा को इदारा बनाना है, और पैमरा का देखें ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी, मीडिया को रेगुलेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो पाकिस्तान के बहुत लोग देखते हैं और जो जहन साजी करता है, और जो हमारे ऑपरेशन रद्दुल फसाद का एक अहम जुज़्व है, जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का भी जुज़्व था कि हाँ आपने एक नया नैरेटिव देना है। अगर नैरेटिव में पाकिस्तान का मीडिया ही आपके साथ नहीं है उस जगह पे जहाँ हमें होना चाहिए, जहाँ पे वो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करे और नफरत अंगेज़ी फैलाए, तो फिर पैमरा का रोल बढ़ जाता है, लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। उन तवक्कुआत की वजह से मैं महसूस करता हूँ कि मुझे ये चीज़ सामने लानी चाहिए। उस्मान हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम हमारे पास जो चीज़ें देखें, मैं क्विट नहीं करता इतनी जल्दी, ये आपको भी पता है, और लेकिन चीज़ें सामने लाना बहुत ज़रूरी था और मैं क्विट नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ खड़ा हूँ। अगर उनकी ज़िंदगी को थ्रेट होगी, मैं कभी जब मैं न्यूज़ रूम में था, मैंने अपने रिपोर्टर को कभी जंग में वहाँ नहीं भेजा जहाँ पे फायरिंग हो रही होती थी। मैं उसे कहता था स्टेप बैक कर लो। ज़िंदगियाँ मेरे टीम मेंबर्स की मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके फैमिली मेंबर्स की ज़िंदगियाँ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं रियासत के पिलर्स को ये एक ओपनली बात कर रहा हूँ कि पैमरा से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, पैमरा की जो ड्यूटीज़ हैं, पैमरा वो ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पाएगा। पैमरा से वो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई ना रखें, क्योंकि हमारे लिए जो चीज़ें सामने हैं वो आपके सामने में ले आए। फैसले आपस में एक देखिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरे फासले कभी भी नहीं पैदा हो सकते। मेरा और उनका दिल बहुत करीब है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे यहाँ पे हूँ और वो मुझे एक प्रोफेशनल के तौर पे ट्रीट करते हैं। आज तक उन्होंने कभी एक लफ्ज़ भी मुझे नहीं कहा मेरे काम में मुदाखलत के लिए, ये कर दें, ये ना कर दें। एक ज़ाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, वो बिज़ी हैं, मैंने रिक्वेस्ट भिजवाई है, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन साथ में अपनी टीम को जवाब दे भी हूँ। मैंने उनको प्रोटेक्ट भी करना है। मैं इतना डिले कर जाऊँ और चीज़ें मैं सामने ना ला सकूँ, तो मैंने ये, ताकि कल मेरी भी पूछ होनी है ना, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, हाई कोर्ट बुलाएगी, नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी बुलाएगी, सेनेट की कायमा कमेटी बुलाएगी, मुझे बताना है कि हम काम क्यों नहीं कर पा रहे, हमें वहाँ ये जवाब देना है। इसलिए जी ये तासुर क्यों है कि जो पैमरा है बास चैनल के बारे में उनका रवैया जो है वो जानिबदाराना है, ठीक, और ये कि अगर जैसे बोल है तो बोल को बंद किया गया, उसके लाइसेंस सस्पेंड किए गए, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं दिया गया। क्या कानूनी तकाज़ा ये नहीं था कि नोटिस दिया जाता, कुछ ऐसा किया जाता, और ये तासुर क्यों है कि ठीक। आपका नाम मुझे भूल गया मैं, हाँ, जावेद नूर साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको मैं कोयटा से आपकी रिपोर्टिंग देखता रहा हूँ। आपको पहले ये पता होना चाहिए था कि पूरा प्रोसेस पैमरा ने कंप्लीट किया है। एक साल 1 महीना लगाया इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, एक स्टेप पे। तो इसी ये परसेप्शन पे रिपोर्टर को नहीं चलना चाहिए। तज्जियाकार चले ना, वो मैं मान लेता हूँ, रिपोर्टर को परसेप्शन पे नहीं चलना चाहिए। दूसरा, हमारे पास डेटा है जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया है, उस डेटा के मुताबिक आपका जो दूसरा परसेप्शन है वो भी गलत है। हम जिस चैनल को, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जिस चैनल को आप कह रहे फेवर किया है, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हमने उस चैनल के बंद किए, सबसे ज़्यादा एक्शन उसी चैनल के खिलाफ लिए हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको भी कॉपी दे दूँगा, ये देख लीजिएगा जी। आप इसके बाद जिस तरीके से आज पैमरा ने किसी मीडिया ग्रुप के टीवी चैनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, क्या आया माजी में भी इस तरह किसी टीवी चैनल का पैमरा ने इतने एग्रेशन तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, खुल के जाती हो? एक साथ दूसरा, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी दूसरे के लिए भी बताने कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत बोल या बोल स्टेटमेंट का लाइसेंस जो कैंसिल किया गया,
वो थोड़ा सा उसके बारे में हमें भी जानकारी ठीक है। ठीक है, देखिए एक तो ये कि अग्रेशन एक ही चैनल के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरे लिए तमाम चैनल इररेलेवेंट हैं, या बराबर हैं या इररेलेवेंट हैं। मेरे लिए पैमरा इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं पैमरा को हेड कर रहा हूँ इस वक्त, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे टीम मेंबर मेरे लिए रात को 2 बजे उठ के भी जाके फील्ड में कानून का निफाज करते हैं। आई रिस्पेक्ट दैम, आई लव दैम। ठीक, मेरे बच्चों की तरह हैं वो। उनको अगर थ्रेट्स आएंगी तो आई विल टेक अ स्टैंड, दैट शुड बी वेरी क्लियर। और जो मेरे साथ लोग काम कर चुके हैं मीडिया में, उन्हें पता है ये बात। यहाँ भी कैमरामैन भी खड़े होंगे, उनको भी पता होगा, याद आ रहा होगा आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। लेकिन ये एक वजह है, ठीक है। इसमें एक चैनल की बात नहीं। मैंने आपको कोर्ट केसेस 333 कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो आपने नहीं सुना। आप सिर्फ एक चैनल को पकड़ के देखें ना, आप वो बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि हमने कानून को फॉलो किया। आपने कहा था COC के अलावा एक और पॉइंट था आपका जी। हाँ, वो देखें, हाँ, मैंने कहा ना, मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि पैमरा जहाँ पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम करता है, वहाँ भी हमारे लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इस केस में जिसका नाम आपने लिया, मेरे लिए मुनासिब नहीं किसी चैनल का नाम लेना। पैमरा ने सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम किया, पैमरा ने एक्शन नहीं लिया। एक्शन एक मिनिस्ट्री ने लिया। मिनिस्ट्री ने कहा कि ये लोग, इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, आप इस पर एक्ट करें। हाँ, उसका एक प्रोसीजर है। उसके बाद वो हमने फॉलो किया, उस पर एक्शन लिया। अब वो केस कोर्ट में चला गया। लेट द कोर्ट्स डिसाइड कि हमने कहीं वो स्टेप मिस किया है या नहीं किया। कोर्ट डिसाइड करेंगी हमारी सराहों पर। जी, आपने पूछ लिए 2 सवाल। आपने कहा कि कोई शख्स जो है वो आवाज बदल कर बात कर रहा है, ये आपको कैसे लगा कि ये शख्स वो ओरिजिनल बात करने वाला नहीं है या वो आवाज बदल कर बात कर रहा है? दूसरी चीज, आपने कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, हम आप सब आपके साथ हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे पहले जो आपने शर्मंगेजी वाली मुख्तलिफ जिस तरह से गुफ्तगू की, आपको पता, हमें पता है, जब वो ब्लॉगर्स वाला इशू आया तो रियासत ने जब जिम्मेदारी पूरी नहीं की और कहा कि FIA को इन लोगों FIA दर्ज करने लगी, मुकदमात के तहकीकात करते हैं, आपके वज़ीर दाखिला छलांग लगा के दरमियान में आ गए और उन लोगों को यहाँ से फरार करवा दिया गया, या जो भी हुआ उसकी भी क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी? कि रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस तरह के लोगों को मौका ही न मिले ऐसा करने की? ठीक, आपने जो पहला कहा है कि आवाज़ हमें कैसे कह रहे हैं कि ये बदल के बाद? जी, मैं बताता हूँ। क्योंकि आजकल ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आवाज़ बदली जा सकती है, तो हमें पता ही नहीं जब ये कॉल कहाँ से आई है, तो हमें नहीं अंदाज़ा कि वो बंदा जो इस तरह बात कर रहा है वो वही है जो उसने तारुफ करवाया है या कोई और है। इसलिए मैंने ये बात कही है। जी सनाउल्लाह साहब, मैं उनके देखिए, मैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। मैं किसी और इदारे की कारकर्दगी पे या उसके बिहाफ पे मैं जवाब नहीं दे सकता। सनाउल्लाह साहब, और मैं अपनी तंजीमों से भी कहूँगा कि इस मामले पर आगे हैं और जिस तरह वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, पैमरा को अगर कोई थ्रेट मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, तो उसमें भी हमें आगे आना चाहिए। वी आर विद यू। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ एक जो अहम इशू है वर्कर्स का, आपके कानून अपनी जगह, लेकिन वर्कर्स को जब तक ये एक्शन होते हैं, आपके हज़ारों वर्कर्स इंडेक्ट हो चुके होते हैं। अब उन लोगों का बेचारों का क्या कसूर है? आपको मीडिया में पता है, नए लाइसेंस बंद है, अच्छे लोगों को लाइसेंस दिए नहीं जा रहे, किस किस्म के लोगों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं आपको ही पता है। घी वाले, बैटरी वाले, इस किस्म के लोग लाइसेंस लेके आ गए और जो इदारों में हो रहा है आपको भी पता है, सबको पता है। तो वर्कर्स को आप किस तरह डिफेंड करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन किस तरह होगी, उनके घर किस तरह चलेंगे? जी, मैं आप कम से कम कोई आगाही भी नहीं दी जाती, साल बाद डिसीजन होते हैं, 2-2 साल बाद, और हज़ारों वर्कर्स इलेक्ट हो जाते हैं। जी जनाब साहब, अब मुख्तसर कर लें, मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। देखें जी, बिल्कुल हम जा रहे हैं उस पर भी, FIA में भी। मुझे ये बताएं कि देखें, हमने इश्तहारात का टाइम जो है उसको बढ़ाने का कहा TV चैनल ने 1 घंटे में। हमने उसको लिंक किया है, PFUJ का भी मुतालबा था, RIUJ का भी मुतालबा था, नेशनल प्रेस क्लब का, दोनों ग्रुप्स का, PFUJ के, कि इसको लिंक किया जाए
वर्कर्स के राइट्स के साथ। हमने उनसे ये बात टेकअप की हुई है। हमने कहा तब तक हम इस कानून में तब्दीली नहीं करेंगे जब तक आप वर्कर्स राइट्स इंश्योर नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे किसी फ़ैसले से कोई ऐसा होता है तो ज़ाहिर है इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमारी बहुत कोशिश है और आप देखेंगे कुछ अरसे में हम मज़ीद चैनल के लाइसेंसिंग ओपन करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री वो तरक्की करे, तो उसके लिए फिर कोर्ट में 2 स्टे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। हम उनको वैकेट करवाने की बहुत जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हटें, हम नए लाइसेंस जारी करें और इस फील्ड में रोज़गार बढ़े। जी सर, ये अपने लिए पूछना चाह रहा हूं वजाहत के लिए कि आप तारुफ करवा देंगे। सर, महमूद मुस्लिम पीटीवी से। सर, आपने कहा कि ये धमकियां मेरे सवालों में शुरू हो रही हैं, इसके मुताबिक आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और थोड़ा वाज़ेह कर दें कि क्या किस तरह जाएंगे, पिटीशन में जाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे ताकि हम उसको। जी बिल्कुल, हम पिटीशन, एक तो अलग से पिटीशन दायर, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इन कॉल्स के लिए शायद हम ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ख़ुद हमें एक पिटीशन के दौरान कहा कि हम इसको इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ शुरू होती है, और फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो क्लॉजेज़ हैं मुख्तलिफ, उनकी डेफिनेशन क्या है। हम उनके पास ये पिटीशन लेके जाना चाह रहे हैं कि और साथ उन्होंने एड इंटरम एडहॉक पे जो स्टे ऑर्डर दे दिए जाते हैं, ऑर्डर हाई कोर्ट दे रही हैं, उन्होंने कहा हम इस मसले को भी वंस फॉर ऑल हल करेंगे। हम ये पिटीशन उस काम के लिए लेके जा रहे हैं कि खुदारा ये आप जितने जल्दी कर सकते हैं वो कर दें। जी आसिफ भट्टी साहब। अच्छा, आप देखें, हम थाने में इसलिए नहीं देना चाह रहे कि वो लोकल थाना होगा, पता नहीं वो लोग कौन हैं, और हम अपने एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहते। आसिफ साहब। लेकिन जो अभी ये थ्रेट्स आई हैं इसके हवाले से सिर्फ एक बात पूछने की जरूरत है कि वो जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल क्या है कि इससे पहले भी आपके इस किस्म के वाक़यात होते रहे कि आपको जैसे केबल ऑपरेटर्स की तरफ से धमकियाँ आना या उनकी तरफ से जो कि चैनल कभी कभार बंद हो जाता है या ना बंद करने की सूरत में, तो इसमें आपको प्रिसाइजली क्या इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन के कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो कि इस तरह की ठीक। आई विश कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म होता कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसीलिए मैंने जो पैमरा एक बहुत छोटा सा इदारा है, वो माजी में जो कुछ हुआ उसको उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसने हैंडल किया, और वो तो माजी का हिस्सा है ना, मैं तो मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। हम एक छोटा सा इदारा हैं, हमारा इख्तियार बहुत महदूद है, हम उसके मुताबिक ही काम कर सकते हैं, और उससे जो इदारे जिनका ये काम है इन्वेस्टिगेशन करना और हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, हम उनके पास ले गए अपना केस, अब ये उन पे अभी आपने एक बात की कि उनके बाद पूछ लेंगे। जी सर, ये कब कितना अर्सा हो गया ये आपको धमकियां मिल रही है? नंबर 2, आपने कहा वज़ीर आज़म से आपने मुलाकात का टाइम भी मांगा है, आपको टाइम नहीं दिया गया, और अगर टाइम नहीं मिलता चारों तरफ से तो आप क्या करेंगे कि ये जॉब करते रहेंगे या रिजाइन कर देंगे? जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। अभी तो आपको बताया मैंने क्या क्या करना है, अभी बताया आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि पैमरा हुकाम, मुलाजिमीन और उनके अहले खाना की जान को ख़तरा है। धमकियों की तहकीकात नहीं हुई तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्डेड टेलीफोन कॉल सुनाई, धमकी आमेज टेलीफोन कॉल उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को सुनवाई। चेयरमैन पैमरा ने कहा कि वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि धमकियाँ देने वालों को कटहरे में लाया जाए। अगर ऐसे अफराद को कटहरे में नहीं लाया गया तो पैमरा के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी और पैमरा मुलाजमीन की फैमिलीज हैं, मैं वो एक्टर नहीं जो चैनल पर बैठकर फतवे दें।
इस वक्त सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पैमरा हुक्काम, मुलाजमीन और उनके अहल खाना की जान को खतरा है। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धमकियों की तहकीकात नहीं हुई तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ अबसार आलम ने कहा कि हमारे एक ऑफिसर के पास एक ऑडियो कॉल आई है, हमें नहीं पता वो कॉल किसकी थी। वो ऑडियो कॉल वजीर आजम और आर्मी चीफ ऑफिस के नोटिस में ला चुका हूं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, चेयरमैन पैमरा ने कहा। उन्होंने वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से दरख्वास्त की कि धमकियां देने वालों को कटहरे में लाया जाए। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पैमरा अबसार आलम मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया, ये बताया गया कि सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। पैमरा मुलाजमीन और उनकी अहल खाना की जान को ख़तरा है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को एक धमकी आमेज़ टेलीफोन कॉल सुनाई जिससे मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से दरख्वास्त की कि धमकियां देने वालों को कटहरे में लाया जाए। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का कहना था कि सेक्शन 33A के तहत वफाकी हुकूमत और उसके इदारे पैमरा की मदद के पाबंद हैं।